नमस्ते। थक गए सब लोग या थोड़ी बहुत जान बाकी है? प्रोफेसर बीके कुठियाला, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे, डॉक्टर विकास गुप्ता, श्री संजय मित्तल जी, इस किताब में कंट्रीब्यूट करने वाले सभी लेखक जो यहाँ पर हैं, प्रकाशक श्री प्रभात जी, प्रोफेसर सुषमा यादव, डॉक्टर राजकुमार भाटिया जी, डीन्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, आमंत्रित अतिथिगण, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्ते। क्या है कि थक गए ना, आप भी थक गए, मैं भी थक गया। तो अभी बहुत चिंता मत करना, 2 ही बाकी हैं, मैं हूं और मेरे बाद में प्रोफेसर कुठियाला हैं। नहीं, 2 ही बाकी हैं, मैं और प्रोफेसर कुठियाला। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर कुठियाला साहब को बधाई कि उन्होंने एक विचार है कि भारत 2047 उसको सोचा और उस पर काम करने का काम भी किया और आज एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। उसके लिए उनको बधाई। वैसे वो शक्ल से भी समझदार लगते हैं, लेकिन जितने शक्ल से समझदार लगते हैं उससे ज्यादा समझदार है, मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं। तो पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है कि 2047 में भारत कैसा होगा। मैं भी उसको पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बोलना है, तो मैंने सोचा इस पुस्तक को पढ़ा जाए। मुझे 3-4 दिन पहले मिली, मैंने पढ़ा तो सभी लेख बहुत अच्छे हैं। सबने कहा कि भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना करी कि 2047 में भारत कैसा होगा। लेकिन एक और बात इससे जुड़ी हुई आती है कि ये कैसे होगा, भारत कैसा होगा, इसकी कल्पना तो ठीक है हम कर सकते हैं, पर ये कैसे होगा। आज की परिस्थिति आगे चलेगी, बदलेगी, क्या होगा, भारत कैसा होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है भारत कैसे होगा। इसीलिए मैंने कहा कुठियाला साहब जी समझदार हैं, ये काम और भी लेंगे कि एक किताब लिखेंगे भारत कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा जो इस किताब में लिखा है, और उसको करने के फिर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे। वैसे तो देखिए, अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष में भारत की बहुत उपलब्धियां हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उपलब्धियां भारत ने 75 वर्ष में की नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। सबसे बड़ा और प्रभावी लोकतंत्र भारत विश्व में बना, सबसे बड़ी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, आज भारत पावर सरप्लस है। आज पावर की कोई कमी नहीं है हमारे पास में। भारत को जितनी पावर की रिक्वायरमेंट पीक टाइम में है, उससे ज्यादा पावर आज भारत के पास है। भारत फूड सफिशिएंट है। 47 में आजादी हुई तो हमको खाना मंगाना पड़ता था, आज वो कोई परिस्थिति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो 36 करोड़ थे पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर, आज 136 करोड़ है। लेकिन भारत फूड सफिशिएंट देश है, ये भी एक बहुत बड़ी 75 साल की उपलब्धि है हमारी। सीमाएं सुरक्षित हैं और टेक्नोलॉजी के यूजेज में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ भी देख लीजिए, नंबर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं देखिए सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं, अमेरिका से भी ज्यादा। तो यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी के एक लेवल को हमने क्रॉस किया, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है जो हो गई 75 साल में कि पूरे देश में एक ही झंडे का राज हुआ, और भारत आज राजनीतिक रूप से भी प्रभावी है, चाहे भारत के अंदर और चाहे भारत के बाहर। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अब प्रोफेसर कुठियाला साहब ने, जो मैं सोच रहा था इनमें से ध्येय क्या क्या है, तो इन्होंने कहा कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर न रहे। 47 में जब भारत आए 100 वर्ष बाद, तो कोई आर्थिक रूप से कमजोर ना रहे, कहीं अभाव का अभाव ना हो, कोई गरीब न हो, सबके पास घर हो और काम हो। बहुत अच्छा उद्देश्य है, ऐसा होना ही चाहिए। और ये अच्छा विचार है और हमारा ये टारगेट होना भी चाहिए, और ये होगा। पर कैसे होगा? इसके लिए अगले 25 वर्ष या 20 वर्ष तक 10% की ग्रोथ रेट चाहिए। 10% की ग्रोथ रेट चाहिए। और भारत की 1900 से 1950 तक 0% थी, 50 से लेके 70 तक 3% थी, और 70 से लेके और 2000 तक 3.5% थी, बाद में 5.5 हुई, उसके बाद 7 हुई। लेकिन जो एवरेज है वो 5% के आसपास है 70 साल की। लेकिन मैं कह रहा हूं 10% की ग्रोथ रेट 20 साल चाहिए। आएगी कैसे? ये एक बहुत बड़ा सोचने की जरूरत है, उसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे।
इसका पहला काम तो यही है कि हमको ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, राज्य की सरकारों को भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ग्रोथ रेट को कंप्रोमाइज करता हो। कोई प्रपोजल आ जाए, सबसे पहले देखना चाहिए क्या ये ग्रोथ रेट को कंप्रोमाइज करता है। अगर करता है तो उसको 47 के बाद करेंगे। हमारा देश तो बहुत साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा ना। मेरे को इसीलिए मैं कहता हूं, पॉलिसी वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब 25 साल छोड़ दो इस देश को। ग्रोथ रेट कंप्रोमाइज करने के कोई भी प्रपोजल को डेफर कर दो 25 साल के लिए, अगर आपको कुठियाला साहब की बात माननी है कि कोई गरीब ना रहे इस देश में। वैसे तो होने वाला नहीं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि $2.7 इकोनॉमी को मैं $6 ट्रिलियन बनाना चाहता हूं। $2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी को 6 ट्रिलियन, बड़ा अच्छा लक्ष्य है। उन्होंने तो बीच का रास्ता लिया है अभी कि 6 तक चाहिए। और आपको पता है कि भारत का योगदान अभी वर्ल्ड जीडीपी में 3% है, हमारा 18% होना चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड की 18% की पॉपुलेशन है, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। 18 चाहिए, 3% है आज जब मैं बात कर रहा हूं इस दिन 3% है ये। अब 3% से 18 तक जाना, और आज विश्व का जीडीपी $100 ट्रिलियन का लगभग जीडीपी है और हमारा 3 है। तो ये लक्ष्य पूरा कैसे होगा, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे? कॉमर्स के भी बैठे हैं लोग, इकोनॉमिक्स के भी बैठे हैं। मैं अभी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी बात कर रहा था, तो मैंने कहा इस पर कुछ वर्किंग ग्रुप बना के काम होना चाहिए कि इसको हम करेंगे कैसे। एक और बड़ा प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ है कि इज इन्फ्लेशन बैड फॉर इकोनॉमी? आज अखबारों में सब में है कि 8% की महंगाई दर हो गई भारत में। मेरा एक सिटीजन ऑफ इंडिया मन में सवाल आता है, क्या ये सही, अच्छा है कि बुरा है? इमीडिएट रिएक्शन आएगा जी खराब है। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होना ही चाहिए। आरबीआई ने भी स्टेप लिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इमीडिएटली कि महंगाई न बढ़े। लेकिन महंगाई जब बढ़ती है तो किसकी कॉस्ट पे बढ़ती है? क्या इन्फ्लेशन की कोई सही अच्छी साइड भी है क्या? इस पर विचार होगा तो 47 का ये लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही यदि ग्रोथ रेट लेके जानी है आगे आपको, वो तो बढ़ेगा। कितना ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बढ़ेगा, तो मैं समझता हूं। और एक और बात इन्होंने इसके बाद कही जो ठीक है पूरी होगी, ये सब तो पूरा हो जाएगा मैं मानता हूं 2047 तक। प्रपोजल सिर्फ ना लें हम ग्रोथ को कंप्रोमाइज करने के, ये होगा, कॉन्फिडेंस भी है। एक इन्होंने ये कहा कि उसके बाद सारे नागरिक खुश हों। अब ये तो नहीं अचीव हो सकता कि सारे नागरिक खुश हों। उसका कारण क्या है? खुशी का और पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है। खुशी का और पैसे का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आज भी खुश रह सकता है कोई रहना चाहे तो। इस हॉल में भी 2-4 होंगे जो खुश रहना चाहते होंगे, है ना, रह सकते हैं। उसका कोई पैसे से लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है। शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। तो जिन सब देती है, जिनके पास सब है, वो सबसे ज्यादा दुखी है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। हमने अपने बच्चों को सिखाया कहां खुश रहना? हमने अपने टीचर्स को भी नहीं सिखाया खुश रहना, उनको भी नहीं आता खुश रहना। अब जब उनको ही नहीं आता तो स्टूडेंट्स को कहां से आएगा खुश रहना? तो ये बहुत बड़ा टारगेट है कुठियाला साहब का, खुश रहना। इस पर आज से काम शुरू करोगे तो शायद थोड़ी थोड़ी खुशी आ जाए, पर उसका आर्थिक से लेना देना नहीं है। आपको बहुत गरीब आदमी भी खुश मिल जाएगा और एक बहुत अमीर आदमी भी बहुत दुखी मिलेगा। दूसरी बात, एक और बात थी, समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, कि डेवलप्ड इंडिया होना चाहिए। होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं, सबने कहा डेवलप्ड इंडिया होना चाहिए। और 2047 में भारत डेवलप्ड होगा, मेरा भी विश्वास है कि डेवलप्ड होगा। पर भारत तो पहले भी 1000 साल डेवलप्ड रहा, 36% का जीडीपी रहा, दुनिया का सिरमौर रहा, परंतु हम उसको संभाल नहीं पाए। और 600 बरस की गुलामी, 700 भी कह सकते हैं कई लोग, लेकिन 600 बरस की गुलामी हो गई हमें, जब हम 1000 साल तक डेवलप्ड भी थे। तो 47 में जब ये डेवलप्ड होगा, उसको संभालने के लिए जो लोग हैं वो आज तैयार करने पड़ेंगे कि 25 साल बाद 25 साल के युवा होंगे। उसके लिए हमें काम करने की आज आवश्यकता है। आज उस इंस्ट्रूमेंट पे काम करने की जरूरत है जो 25 साल बाद जरूरत पड़ेगी, क्योंकि याद रखना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। खतरा 47 से शुरू होना है देश के लिए, ये तो हम अचीव करेंगे। लेकिन पहले भी तो हमारे फोरफादर्स ने गलती करी, वो क्या हम गलती करेंगे? पर पहले ये तो बताओ ना, उन्होंने क्या गलती करी, इस पर तो बात होनी चाहिए ना। उन्होंने क्या क्या गलत कर दिया कि 2-2 हजार, 4-4 हजार, 8-8 हजार लोगों से हम हारे। अगर वो गलतियां फिर हुई तो 47 के बाद खतरा बढ़ेगा। ये 100 साल तो अच्छे थे, गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं कहता, अमीर आदमी पर अटैक होता है। अगर भारत जब समृद्धशाली होगा, विकसित होगा, अचीव करेगा, उसको संभालने वाले नागरिक चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज जो बच्चे पैदा होंगे, हम में से बहुत सारे लोग तो 25 साल बाद देखेंगे 47 में कैसा होगा। मैं मानता हूं, मेरी शुभकामना है कि हम सब देखें,
पर जिस जिसके भाग में होगा वो देखेगा, लेकिन जो आज बच्चे पैदा होंगे उनके भाग में, आज जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं वो उस समय ये काम करेंगे, उनकी तैयारी हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विकसित जब होगा तो खतरे भी बढ़ेंगे। उस खतरों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे देश को प्यार करने वाले नागरिक बना भी पाएंगे क्या? गाँवों पे भी एक आर्टिकल था, आज छोड़ देता हूँ, स्वच्छ पे भी छोड़ देता हूँ, 2 और आर्टिकल छोड़ देता हूँ, समय कम है। उस पे थे आर्टिकल, मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक लगा, तो मैंने कहा उस पर जरूर टिप्पणी करूंगा। एक इस लेखक ने लिखा कि अगर यहां इस देश में सब अच्छा करना है ना, तो वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना चाहिए। मैंने कहा यार सारा खतावार ये वाइस चांसलर हो गया, इस सारे मैटर पे अगर कोई है गलत तो वो वाइस चांसलर है, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका गलत है। तो मैं सोचने लगा कि क्या तरीका गलत है, ये तो देश में पहले भी था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट किया करती थी। कितने वाइस चांसलर की मृत्यु हुई, कितने वाइस चांसलर अपमानित किए, मैं नाम आज लेना नहीं चाहता, कितने वाइस चांसलर को कहा गया कि टेबल पे खड़े हो जा, तुझे अपॉइंट करके लाए हम। सरकारें जागी और 2080 में ये व्यवस्था बंद हुई। ये तो पहले थी देश में कि वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करती थी, बाद में लिया इसको बाहर किया। कम से कम वाइस चांसलर को इससे बाहर रखा ताकि एक सामंजस्य बने, बैलेंस बने सारे सिस्टम के अंदर, वरना बैलेंस टूटेगा तो कैसे होगा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा ये सजेशन कि मैंने कहा यार एक आदमी पे चलो अटैक तो आसान है, मैंने कहा मजबूत पे होता है तो वाइस चांसलर पे तो बड़ा अच्छी बात है अटैक करोगी, भाई वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अपॉइंट करना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ रिसर्च और भारत की यूनिवर्सिटीज पहले 200 में आए, सही में आए, इस पे काम होना चाहिए, जो भी पैरामीटर्स हैं हमको करना चाहिए ताकि भारत को गौरव आए कि पहले 200 में आए। कैसे आए, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पे विश्वविद्यालय को काम करना चाहिए। एक और बात हुई कि फोकस ऑन इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी पे होना चाहिए, नए काम पे होना चाहिए, शोध होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मुझे याद आया 2011 की बात है, मैं यूएस में था, किसी एक लीडरशिप प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था, तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा, ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की बड़ी चिंता है आजकल, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कैसा अमेरिका बनाएंगे। पिछली सदी में हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, अभी थोड़े दिन पहले सर्विस इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो गई, तो हम अपने बच्चों के लिए कैसा अमेरिका बनाना चाहते हैं, कहाँ से लाएंगे उनके लिए नौकरियाँ, कहाँ से लाएंगे। तो ये हम अगर फोकस ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे करेंगे तो हम बच सकते हैं, वरना हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैं सोचने लगा हम पे तो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, सर्विस इंडस्ट्री भी बड़ी पोरस सी है, तो जो अमेरिका के चैलेंज है वो सारे हमारे पास भी तो हैं। तो अगर हम इसके लिए कुछ करेंगे इन 3 शब्दों पे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो बात भी करती है, क्योंकि भारत तो देखो 131 करोड़ का है, हम तो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी से अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि भारत के लोगों का भला नहीं हो सकता जब तक कि उस चेन में हम वैल्यू न डालें, नए प्रोडक्ट न बनाएं और कुछ नया दुनिया को न दें। अभी तो 70-75 वर्ष का में तो हम अपना घर ही संभालने में लगे हुए थे, अभी घर थोड़ा संभल भी गया, मजबूत भी हो गया है, तो अब क्या है, हमको इस पर भी तो काम करना चाहिए कि कुछ नया करें। और वो कहाँ से होगा, विश्वविद्यालय से होगा, अमेरिका तो वहीं से करता है, एक उनके पास मॉडल भी है उसको करने का, हम उसको भी समझ सकते हैं, अपना सकते हैं, अपना भी कुछ बना सकते हैं। लेकिन कुछ तो हमें चाहिए, अगर अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, हम अच्छा पैसे वाला देश बनाना चाहते हैं, तो ये इसी टेक्नोलॉजी के में से रास्ता निकालने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। पर बहुत अच्छी खबर भी आई कि भारत में अब 100 यूनिकॉर्न्स हो गई। मतलब यूनिकॉर्न आप जानते हैं कि 100 करोड़ डॉलर कंपनी को बोलते हैं, 7500 रुपये अगर 75 का है, 7500 करोड़ की 100 कंपनियां हो गई भारत में, जिसमें से 14 तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में हुई हैं, पिछले साल 44 हुई थी। तो कुछ सफलता इसमें मिली है भारत की सरकार को, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी उस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय भी शुरुआती स्टेज में है। ये जैसे जैसे मजबूत होगा, इन 3 शब्दों का महत्व भी हम समझेंगे, और ये भारत की बहुत आवश्यकता है, मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। एक और बात, जो 2 सुरक्षा पे भाषण हुए, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र की सुरक्षा। अब यह है कि सरकार का पहला काम ही राष्ट्र की सुरक्षा है, मानते हो ना सारे। दूसरा काम भी राष्ट्र की सुरक्षा है, तीसरा भी राष्ट्र की सुरक्षा है, और 10वां काम भी राष्ट्र की सुरक्षा है। राष्ट्र सुरक्षित रहे, सीमाएं सुरक्षित रहें, उसके बाद सब होगा, क्योंकि हमने भुगता है ये 600-700 साल की गुलामी में। अरे आप कहते हो आपकी लाइब्रेरी लूट ले गए, किताबें जला दी, ये परिस्थिति क्यों आई कि तुम्हारी किताबें जला दी 2000 लोगों ने आके?
राष्ट्र की सुरक्षा से, जैसे मैंने कहा ना, ग्रोथ रेट से कंप्रोमाइज 25 साल नहीं करना, और राष्ट्र की सुरक्षा से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करना, वो कभी भी नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाता है उस देश में जिसकी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। और अंतिम बात है कि शिक्षा का काम एक और है कि अच्छे इंसान बनाना। मैंने कहा ना, 47 में जरूरत पड़ेगी बहुत सारे अच्छे इंसानों की, वैसे जरूरत अभी भी बहुत है, अभी कमी नहीं है कि बहुत जरूरत अभी भी है, पर 47 में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब ये देश और मजबूत होगा। क्योंकि याद रखना, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है। वो इंसानियत जिसको कि विश्वविद्यालयों में काम, क्योंकि 47 आने वाला है, 25 साल पता भी नहीं लगने वाले, बहुत सारे जो नए टीचर्स आए हैं वो तो रिटायर भी नहीं होंगे तब तक, हमारे समय से बहुत सारे हो भी जाएंगे, तो भारत ताकतवर बन जाएगा, 100% बन जाएगा, वैभवशाली भी बनेगा, पैसे वाला भी बनेगा, अच्छा भी होगा, ज्ञान का केंद्र भी बन जाएगा, सब होगा। लेकिन इसको संभालने वाले हमें लोग चाहिए। वो लोग कहाँ से आएंगे? क्योंकि भारत अच्छा पहले भी बहुत था, ऐसा देश था जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, ऐसा देश था जिसने हमेशा सबकी भलाई की बात की, सबकी भलाई के लिए काम किया। विश्व में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि जिस देश ने किसी पे आक्रमण भी ना किया हो। इतने सारे आक्रमण हमने खा लिए। बहुत अच्छा होना अच्छा है, लेकिन राजा और राज्य इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। राजा और राज्य के पहले 10 काम फिक्स्ड हैं। सीमाओं की सुरक्षा, समाज का काम कुछ हो सकता है, समाज उदार हो जाए कोई बात नहीं, खूब सारा अच्छी बात करो, कल्याण की करो, कंपैशन की करो, राजा भी करे, अगर वो सुरक्षित है। हमने भुगता है, कम से कम 47 का जो भारत होगा और भारत के लोग होंगे वो इस बात को समझेंगे कि नहीं, किसी भी कॉस्ट पर हमको ये नहीं करना, खतरा 47 से शुरू होना है, वो बहुत बड़ा खतरा न हो जाए, ये चिंता है। इसीलिए पुराने कारणों को ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार करने चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ये काम विश्वविद्यालय, भारत के बच्चे, संस्थाओं को करना चाहिए। अदरवाइज तो ठीक है, किताब आएगी, सब पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ घर में रख लेंगे। उसका पर्पस तो न तो छापने वाले का है, ना लिखने वालों का है। चाहते हैं कि कैसा भारत होगा, उसके अलावा कैसे वो भारत बनेगा, ये कुठियाला साहब का दूसरा काम है। समझदार, मैंने बताया था, हैं ही वो, दिखते भी हैं और हैं भी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा करेंगे, और कैसे होगा उस पर काम करेंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।